यस हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? जल्दी से आओ, शुरू करेंगे। विशाली, देवकांत, हिमांशु, रितु, गुड इवनिंग, नमस्ते। हम्म जल्दी से आओ, फिर शुरू करेंगे ना। तो कल हमने डायगनलाइजेबिलिटी तक चीज़ों को डिस्कस किया था। हमने देखा था कि एक मैट्रिक्स डायगनलाइजेबल कब होती है। तो एक मैट्रिक्स डायगनलाइजेबल कब होती है? जब उसका हर आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग जो ए एम आएगा और हर आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग ही जो जी एम आएगा, अगर वो इक्वल होंगे तो वो डायगनलाइजेबल होगी, और अगर नहीं होंगे तो हम ये भी बोलेंगे कि नहीं है डायगनलाइजेबल, क्योंकि जो थ्योरम थी वो इफ एंड ओनली इफ दोनों तरफ से काम कर रही थी। ठीक है। तो अब हम हमारी बात को आज आगे बढ़ाएंगे। डायगनलाइजेबिलिटी की ज़्यादा डिटेल में मैं और नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि इतना कोई उसमें से हमारा जो टीचिंग का काम है उसमें से निपट जाएगा। अब हमारे पास दो या तीन छोटे छोटे से टॉपिक बचते हैं। एक तो हमारा बचता है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे, अलग अलग तरीके की मैट्रिसेस कौन कौन सी होती है, जैसे कि निलपोटेंट, आइडम्पोटेंट और ये सब मैट्रिसेस। और फिर उसके बाद हम देखेंगे, तुम कल कह रहे थे कि जेसी फॉर्म भी करा देना, तो मैं जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म भी करा दूंगा, है ना। जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म भी थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दूंगा। और फिर देख लेंगे या तो इनर प्रोडक्ट स्पेस कर लेंगे, थोड़ा सा उसका भी इंट्रोडक्टरी पार्ट कर लेंगे। हालांकि ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है, तो मेरे ख्याल से 2 क्लासेस में हो जाना चाहिए सारा का सारा काम। तो फिर हमारा लीनियर अलजेब्रा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। इतना लंबा मैंने कभी स्ट्रेच नहीं किया है। 11 10 11 क्लास में। हाँ, आज 50 क्लास हो गई। हिमांशु, नीतू गुड इवनिंग, कुनिका गुड इवनिंग, है ना। तो चलो आज शुरू करेंगे। आज टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे, अलग अलग तरीके टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस होता है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत बार पूछ लेता है ये सारी की सारी चीजें। इंपॉर्टेंट क्या लिख दिया ये? इंपॉर्टेंट बस छोटा सा लिखना था। क्या है? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस और उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस एंड देयर प्रॉपर्टीज। अलग अलग तरह की मैट्रिसेस होती हैं और उनकी हमें क्या देखनी है? प्रॉपर्टीज देखनी है। मोनी राम राम। ठीक है। तो पहली मैट्रिक्स देखते हैं कौन सी होती है। पहले आ जाओ सारे, टाइम से आया करो यार, बहुत देर तक आते रहते हो। 4 मिनट हो गई है। संजीव राम राम। पहली मैट्रिक्स कौन सी होती है? पहली मैट्रिक्स को बोलते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट। निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है ये देखो, है ना। कहता है कि निलपोटेंट मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसको अगर हम किसी स्केलर टाइम्स नहीं, जिसको हम किन्हीं टाइम्स मल्टीप्लाई कराएं और वो नल मैट्रिक्स दे दे, है ना। क्या कहता है कि किसी मैट्रिक्स को अगर मैं कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई कराऊं, 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार 6 बार, यानी कि मैं ए रेस टू द पावर के अगर कैलकुलेट करूं और के कुछ भी हो जाए, और वो कभी ना कभी जाके नल मैट्रिक्स बन जाए, कभी ना कभी जाके वो क्या बन जाए? नल मैट्रिक्स बन जाए फॉर सम के, किसी ना किसी के लिए। तो फिर उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? उस मैट्रिक्स को बोलेंगे कि वो निलपोटेंट मैट्रिक्स है ना। यानी कि बेसिकली हम निलपोटेंट मैट्रिक्स के अंदर क्या करना चाह रहे हैं? निलपोटेंट मैट्रिक्स के अंदर हम करना चाह रहे हैं कि हमने एक तरीके से इसकी क्या निकाल ली? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल ली। हमने एक तरीके से क्या निकाल ली? इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल ली। क्या ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन नहीं हो गई? बताओ। कल मैं यही तो बात कर रहा था। कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है कि हर एक आइगन वैल्यू अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो इस मैट्रिक्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन नहीं आ गई मेरे पास? क्या? लैम्डा रेज टू द पावर के इज इक्वल टू 0। यानी कि इस मैट्रिक्स की सारी जो आइगन वैल्यूज होंगी वो 0 होंगी। ये मानते हो? निलपोटेंट मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यूज 0 होती हैं। ऑल आइगन वैल्यूज आर 0। ठीक है। हमारे पास सिर्फ एक जीरो मैट्रिक्स तो ऐसी होगी सीधी सीधी जो निलपोटेंट होगी। जो नल मैट्रिक्स होगी उसकी तो कितनी भी पावर करो वो 0 यानी है। तो एक सीधा सीधा एग्जांपल तो निलपोटेंट का नल मैट्रिक्स हो गया। पर हम खुद से भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एक नॉन जीरो मैट्रिक्स जो निलपोटेंट होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैं तुम्हें बोलूं 0 0 1 0। इस मैट्रिक्स को जरा खुद से मल्टीप्लाई करा के देखो, नल मैट्रिक्स आएगी। इस मैट्रिक्स को खुद से मल्टीप्लाई करा के देखो, नल मैट्रिक्स आएगी। इस मैट्रिक्स को खुद से मल्टीप्लाई करा के देखो, ये भी नल मैट्रिक्स आएगी। ठीक है। तो ये सारी निलपोटेंट मैट्रिक्स की क्या हो गई? टाइप हो गई। ठीक है। हम्म अब अगर इसकी आइगन वैल्यू 0 है, अगर इसकी आइगन वैल्यू 0 है, तो क्या इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होगा? अब यहां से कुछ कुछ बातें करेंगे। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 0 आएगा। बताओ। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। क्योंकि एक भी आइगन वैल्यू अगर 0 है तो फिर जब मल्टीप्लाई कराओगे सारी आइगन वैल्यूज को तो डिटर्मिनेंट मिल जाता है। तो वो क्या आ जाएगा तुम्हारा? 0 ही आएगा, है ना। दूसरी बात, अगर सारी की सारी आइगन वैल्यूज अगर 0 हैं तो उनको जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? ट्रेस बन जाएगा। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि डिटर्मिनेंट भी 0 होगा और ट्रेस भी 0 होगा निलपोटेंट मैट्रिक्स का। ऐसे ही पूछेगा तुमसे कि निलपोटेंट मैट्रिक्स का ट्रेस क्या हो सकता है, या विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स हैज नेसेसरी, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स हैज ट्रेस 0, है ना। नेसेसरीली किस मैट्रिक्स का ट्रेस 0 होगा ये क्वेश्चन कर लेगा। उसमें टाइप्स दे देगा निलपोटेंट ये वो, तो उसमें निलपोटेंट को टिक कर देंगे हम। अगर एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है तो उसको हम क्या कह सकते हैं? उसको हम सिंगुलर भी कह सकते हैं। तो जो हमारी निलपोटेंट मैट्रिसेस होती हैं वो हमेशा सिंगुलर भी होती हैं।
जो हमारी निलपोटेंट मैट्रिक्स होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, सिंगुलर भी होती हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट जीरो का मतलब सिंगुलर है, ठीक है। तो था ये ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है फोर्थ वाली। क्या कहता है कि एवरी नॉन जीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स, एवरी नॉन जीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स इज नॉट डायगोनलाइजेबल। नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं, यहां तो जगह खत्म हो गई। फोर्थ प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, एवरी नॉन जीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स इज नॉट डायगोनलाइजेबल। हर एक नॉन जीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स जो होती है ना, वो कभी डायगोनलाइजेबल नहीं होती, इज नॉट डायगोनलाइजेबल, ठीक है। यानी कि फिर बात आई जीरो पे, तो यहां से फिर एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी निकल के आ गई कि ओनली नल मैट्रिक्स इज द ओनली नल मैट्रिक्स इज ए निलपोटेंट मैट्रिक्स। सिर्फ और सिर्फ एक नल मैट्रिक्स ही ऐसी निलपोटेंट मैट्रिक्स होती है विच इज डायगोनलाइजेबल, विच इज डायगोनलाइजेबल, जो क्या होती है, डायगोनलाइजेबल होती है, ठीक है। तो तुमसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि ऐसी निलपोटेंट मैट्रिक्स बताओ जो डायगोनलाइजेबल होगी। सिर्फ और सिर्फ नल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जो निलपोटेंट होती है और डायगोनलाइजेबल होती है, विच इज डायगोनलाइजेबल। ये सारी की सारी कहानी हो गई निलपोटेंट मैट्रिक्स। यानी कि जो ये मैट्रिक्स मैंने लिखी थी ये डायगोनलाइजेबल नहीं है, यानी डायगोनलाइजेबल नहीं है तो इसके अंदर जब तुम एम और जीएम निकालोगे तो वो सेम नहीं आएंगे। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आइगन वैल्यू 0 0 है, एम 2 आ रहा है, पर उसका जीएम फिर एक ही आएगा, निकाल के देख लेना, जीएम सिर्फ एक निकलेगा इनमें, समझ रहे हो। तो फिर ये डायगोनलाइजेबल नहीं हो सकती। ये कहानी हो गई निलपोटेंट मैट्रिक्स की, ठीक है। निलपोटेंट मैट्रिक्स के बाद कहानी आती है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की। निलपोटेंट मैट्रिक्स के बाद कहानी किसकी आती है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की। आइडेम्पोटेंट, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर करने पे वापस से वही मैट्रिक्स आ जाए, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, आइडेम्पोटेंट बोलेंगे, ठीक है। अब जल्दी से मुझे बताओ कि इस आइगन वैल्यू, इस मैट्रिक्स की ऐसी कौन सी मैट्रिक्स होगी। एक सीधा सीधा एग्जांपल अगर मैं देखूं, सीधा सीधा एग्जांपल आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी, नल मैट्रिक्स भी हो जाएगी, है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर करोगे तो आइडेंटिटी आना है, नल मैट्रिक्स का स्क्वायर करोगे तो नल ही आना है, तो उसमें तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। तो सीधे सीधे एग्जांपल्स तो ये हो गए, बाकी मैं और कंस्ट्रक्ट करना सिखाऊंगा अभी। पर मुझे बताओ इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, पॉसिबल आइगन वैल्यूज क्या होंगी, फिर बोलो पॉसिबल आइगन वैल्यूज, पॉसिबल आइगन वैल्यूज क्या होंगी इन मैट्रिसेस की, बताओ बोलो। वेरी गुड रूबल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल मोनी निशांत एकदम ठीक है। क्योंकि हमें क्या पता लग गया, इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पता लग गया। हमें क्या पता लग गया, इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पता लग गया। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या हो गया, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा, यानी कि इसकी आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 एंड 1 हो जाएगी। फैक्टर बनाने हैं, काट मत देना। लैम्डा माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा की एक वैल्यू तो हो जाएगी 0 और एक वैल्यू हो जाएगी 1, ये हो जाएगी। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की पॉसिबल आइगन वैल्यूज 0 और 1 हो सकती हैं। अब एक दिमाग सुन लो ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं, एक बात दिमाग में फिट कर लो, 0 और 1 होने का मतलब ये नहीं है कि हर ऐसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू 0 और 1 ही मिलेगी, समझ रहे हो मेरी बात। ऐसा नहीं होगा कि हर ऐसी मैट्रिक्स जो आइडेम्पोटेंट है उसकी आइगन वैल्यू 0 और 1 दोनों मिलेंगी। वो कह रहा है कि या तो 0 मिलेगी या 1 मिलेगी या दोनों भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं तुमको बोलूं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही ले ली, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट है, आइडेम्पोटेंट है, तो इसकी आइगन वैल्यूज 1 1 आ रही है ना, बट दोनों तो नहीं आ रही ना, 0 और 1 नहीं आ रही, पर आ तो इन्हीं में से रही है, आ तो इन्हीं में से रही है। एक एग्जांपल ले सकते हो नल मैट्रिक्स का, नल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज क्या होंगी, 0 0 होंगी, बट 1 तो नहीं आ रही ना, 1 नहीं आ रही, इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों आएंगी, समझ रहे हो, ये ही होंगी। पर ऐसी भी होंगी जो मैट्रिसेस 0 भी रखेंगी और 1 भी रखेंगे, ऐसी भी हो सकती है। तुम्हें अगर याद हो, एक बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं पिछले 3 दिन से तुम्हें करा रहा हूं, एक रैंक 1 मैट्रिक्स बना लो, रैंक 1 मैट्रिक्स बना लो ऐसी जिसके डायगोनल एलिमेंट्स का सम 1 आ जाए। क्योंकि रैंक वन जो मैट्रिक्स होती है उसकी आइगन वैल्यूज हम कैसे निकालते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को जोड़ दो और बाकी सारी 0। तो अगर डायगोनल एलिमेंट्स को जोड़ के हमें 1 बना दें, अगर हम 1 बना दें डायगोनल एलिमेंट्स को जोड़ के, तो बाकी तो 0 है ही। तो अब खुद सोचो, अगर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बना रहे हो, अगर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बना रहे हो जिसकी रैंक 1 होनी चाहिए, तो वो क्या बनाएंगे भाई, 2 एलिमेंट को जोड़ के 1 आना चाहिए। 2 एलिमेंट को जोड़ के 1 कब आएगा, 1/2 पे बनाएगा। तो बाकी सारे भी यही बनाने, क्योंकि रैंक 1 बनानी है, क्योंकि रैंक 1 बनानी है। तो इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या होगी, 1 और 0 होगी, है ना। या फिर 3 क्रॉस 3 की अगर बात करोगे, 3 क्रॉस 3 की, तो 3 एलिमेंट्स को जोड़ के 1 आना चाहिए, यानी कि 1/3 1/3 1/3, है ना। तीनों को ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा।
तो ये क्या हो जाएगा 1/3 1/3 और 1/3, तो हो जाएगा 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 और 1/3, है ना। इसकी आइगन वैल्यूज निकालो, डायगोनल को ऐड करोगे तो 1 आएगा और बाकी दोनों 0 है ना। तो इस तरीके से हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, वो पूछ सकता है कि भाई इनमें से कौन सी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स नहीं हो सकती या है, तो आइगन वैल्यूज देख लेना। जिसकी आइगन वैल्यूज 0 और 1 के अलावा कुछ हो तो वो तो हो नहीं सकती, जिसकी आइगन वैल्यू 0 या 1 होगी वो हो सकती है। अच्छा, क्या इस दुनिया की हर आइगन वैल्यू, हर मैट्रिक्स जिसकी आइगन वैल्यू 0 या 1 होगी वो आइडेम्पोटेंट हो जाएगी? ये बताओ। मैंने कह दिया एक मैट्रिक्स है भाई जिसकी आइगन वैल्यू 1 और 0 ही है, क्या वो आइडेम्पोटेंट होगी? ये गारंटी है, ये श्योर है? बताओ। आइगन वैल्यू होने से आइडेम्पोटेंट है या आइडेम्पोटेंट होने से आइगन वैल्यूज हैं? समझ लो इन सारी बातों को, क्योंकि हमें एक लगती है आसान है पर जब हम टिक मारते हैं तो ऐसे ही कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर वो गलत हो जाता है। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं, अगर बाई चांस मैंने तुम्हें कह दिया एक मैट्रिक्स जिसकी आइगन वैल्यूज क्या है, क्या है, 0 और 1 ही है, तो क्या जरूरी है कि वो हमारी एक नल मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट बनेगी? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मान लो मैं एक ऐसी मैट्रिक्स बना दूं, एक ये मैट्रिक्स बना दी, मान लो मैंने 1 1 1 0 0 0 0 0 0, इस मैट्रिक्स का स्क्वायर करके देखो ये तो नहीं आएगा, इस मैट्रिक्स का स्क्वायर करके देखो ये तो नहीं आएगा, पर इसकी आइगन वैल्यूज क्या आएंगी? इसकी आइगन वैल्यू आएगी 1 1 एंड 0, आइगन वैल्यू 1 1 एंड 0, पर इसका स्क्वायर करोगे तो कुछ और आएगा, करके देख लेना। ठीक है, समझे? तो कोई जरूरी नहीं है ऐसा, तो सारी इधर उधर से बातें समझ में आ जानी चाहिए। ये हो गई तुम्हारी क्या, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, फिर आती है तुम्हारी इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, थर्ड मैट्रिक्स आती है हमारी इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवोल्यूटरी को कैसे याद करोगे? इनवोल्यूटरी में, पर इसमें भी आई आ रहा है, कर लेना जैसे भी याद करना है। इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स होती है जिसका स्क्वायर करने पे आइडेंटिटी आ जाता है। आइडेम्पोटेंट में क्या आ जाता है? आइडेम्पोटेंट में आ जाता है ए और इनवोल्यूटरी में आ जाता है आई। अच्छा, इस मैट्रिक्स की सिंगुलैरिटी के बारे में क्या कह सकते हो? इस मैट्रिक्स की सिंगुलैरिटी के बारे में, ये सिंगुलर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इसका डिटरमिनेंट 0 भी आ सकता है, इसका डिटरमिनेंट नॉन 0 भी आ सकता है, इसका ट्रेस 0 भी आ सकता है, इसका ट्रेस नॉन 0 भी आ सकता है। ठीक है, इसकी डायगोनलाइजेबिलिटी भी हमें पर्टिकुलर ही डिस्कस करनी पड़ेगी। देखो यहां दिख रहा है तुम्हें, इसकी आइगन वैल्यूज 1 है, इसकी आइगन वैल्यू 0 है, इसका डिटरमिनेंट 1 है, इसका डिटरमिनेंट 0 है, ये नॉन सिंगुलर एंड इट इज सिंगुलर, है ना। सो नथिंग कैन बी सेड अबाउट दिस टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, बट वी कैन डेफिनेटली टेल यू अबाउट द properties of involutory matrix, है ना। The involutory matrix has some very fixed properties and they can be stated as, सबसे पहले तो बताओ what will be the eigen values of involutory matrix? involutory matrix की eigen values क्या होनी चाहिए बताओ? involutory matrix की eigen values क्या होनी चाहिए? possible eigen values, possible eigen values क्या होनी चाहिए? वेरी गुड रूबल। इसकी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे तो ये बनेगा, यानी कि लैम्डा तुम्हारा क्या होना चाहिए 1 या फिर -1। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज और बताना मैं भूल गया तुम्हें, एक इंटरेस्टिंग चीज और ऐड कर लो सबके साथ, मिनिमल पोलिनोमियल की और बात कर लो। कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है, मिनिमल पोलिनोमियल की और बात कर लो। देखो एक बार मैं वापस से एक बार थोड़ा सा खींच के लेके आ रहा हूँ, वो चीज छूट गई। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल की, वो लैम्डा की पावर के है, तो मिनिमल पोलिनोमियल क्या क्या हो सकता है? मिनिमल पोलिनोमियल लैम्डा भी हो सकता है, लैम्डा स्क्वायर भी हो सकता है, लैम्डा क्यूब भी हो सकता है, और लैम्डा की पावर के हो सकता है। नीलपोटेंट मैट्रिक्स का मिनिमल पोलिनोमियल यही दिखेगा, हमने कल डिस्कस किया था। दीपिका 1 और 1 कैसे होगी? दीपिका गलत बता रही है। हाँ, इस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल क्या होगा बताओ? इस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा, यानी कि लैम्डा इंटू लैम्डा माइनस 1 ये होगा, लैम्डा इंटू लैम्डा माइनस 1। तो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, मिनिमल पोलिनोमियल क्या हो सकता है? मिनिमल पोलिनोमियल में लैम्डा भी हो सकता है, लैम्डा और लैम्डा माइनस 1 भी हो सकता है, और लैम्डा इंटू लैम्डा माइनस 1 भी हो सकता है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूं किसकी, अब आते हैं यहां पे इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स की। इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज होंगी 1 और -1, पर हम यहां पे अब ये जरूर कह सकते हैं ना कि भाई इसका डिटरमिनेंट तो पक्का नॉन जीरो आएगा। क्या इसका डिटरमिनेंट कभी जीरो आ सकता है? खुद सोचो, बिकॉज इफ वी मल्टीप्लाई दीज आइगन वैल्यूज वी कैन नेवर गेट जीरो, है ना। द डिटरमिनेंट मस्ट बी नॉन नेगेटिव, तो डिटरमिनेंट पक्का नॉन नेगेटिव ही होगा, और डिटरमिनेंट नॉन नेगेटिव होगा तो वी कैन डेफिनेटली से दैट इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स हैज टू बी नॉन सिंगुलर, है ना। तो ये क्या होनी पड़ेगी? नॉन सिंगुलर इनको होना ही पड़ेगा। ठीक है, नॉन सिंगुलर होना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल की बात करूं, पहले कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल की ही बात कर लो। इसका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है लैम्डा स्क्वायर माइनस 1। लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 का क्या मतलब है कि लैम्डा माइनस 1 एंड लैम्डा प्लस 1, है ना। अगर मैं इसका मिनिमल पोलिनोमियल लिखूं, मिनिमल पोलिनोमियल अगर मैं इसका लिखूं तो क्या होगा? लैम्डा माइनस 1 या फिर लैम्डा प्लस 1 या फिर दोनों फैक्टर आ जाएंगे,
तो यहां से भी ये चीज समझ आ रही है, जैसे रूबल ने आंसर दिया था, बहुत अच्छा आंसर दिया था कि आइगन वैल्यू भाई या तो 1 होगी या -1 होगी या दोनों भी हो सकती है, क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल तीनों हो सकते हैं। और कल मैंने एक बात बताई थी कि मिनिमल पॉलिनोमियल हैज टू कंटेन ईच ए फैक्टर फॉर ईच आइगन वैल्यू। मिनिमल पॉलिनोमियल के पास कम से कम हर एक आइगन वैल्यू के लिए एक फैक्टर होना ही चाहिए। तो अगर मिनिमल पॉलिनोमियल अगर यही हुआ तो फिर एक ही आइगन वैल्यू थी, इसका मतलब 1 थी। अगर ये हुआ तो यानी कि एक ही आइगन वैल्यू -1 थी, और अगर यही हुआ तो एक ही आइगन वैल्यू यानी कि 1 या -1 दोनों थी। तो इसका मतलब ये समझ आ रहा है ना कि जरूरी नहीं है हर इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स के पास ये दोनों आइगन वैल्यूज मिले, है ना। उसके पास 1 भी हो सकती है, -1 और दोनों भी हो सकती है। मेरे को उम्मीद है ये पॉइंट अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दूसरा हम ये कहेंगे कि ये क्या होंगी, नॉन सिंगुलर होंगी। ये क्या होंगी, नॉन सिंगुलर होंगी। और तीसरा हम इनकी डायगोनलाइजेबिलिटी की भी बात कर सकते हैं, ऑलवेज डायगोनलाइजेबल, ये हमेशा डायगोनलाइजेबल होती हैं। ये ध्यान रखना है यार, ये डायगोनलाइजेबल वाले ना ये रिजल्ट बनाए हुए हैं इनके लिए, तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि किसकी डायगोनलाइजेबिलिटी हमने डायरेक्टली बताई थी, ठीक है। हो जाएगा। अब इसको कंस्ट्रक्ट करने का क्या मतलब है, इसको भी कंस्ट्रक्ट करा देता हूं। एग्जाम्पल में सबसे पहली बेस्ट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकते हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकते हो, ठीक है। दूसरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकते हो, और दूसरा कौन सा बोल सकते हो, अगर 2x2 की मैट्रिक्स बनाना चाह रहे हो ना तो यहां पे लो 0, यहां पे भी लो 0। अब एक बात ध्यान रखना, यहां पे जो भी नंबर ले रहे हो ना उसका रेसिप्रोकल यहां ले लो, यानी कि अगर तुमने यहां पे a लिया है तो यहां पे 1/a ले लो। ये तुम्हें वैसे भी बड़ा काम आएगा बच्चों को बेवकूफ बनाने में, बच्चों को बेवकूफ बनाने में ये चीज बड़ी काम आएगी कि उनको तुम घुमा सकते हो छोटे बच्चों को, कि लो मैं तुम्हें बना के दिखाता हूं जिसमें a स्क्वायर हमेशा आइडेंटिटी बनेगा। तो ऐसी मैट्रिक्स का a स्क्वायर करके देख लेना, हमेशा आइडेंटिटी बनेगा। 3x3 का भी बना सकते हो जिसमें a स्क्वायर हमेशा आइडेंटिटी बनेगा। क्या करो, यहाँ पे तो a लिख दो, यहाँ पे 1/a लिख दो, और बीच में या तो 1 ले लो या फिर -1 ले लो, बीच वाला एलिमेंट, बाकी सारे 0 लिख दो। यहाँ पे 3x3 का स्क्वायर कभी भी करके देख लेना, आइडेंटिटी ही आएगा, ठीक है, समझे, बोलो। कोई समस्या? हम्म, नेक्स्ट, फोर्थ। सर ईएमआरएस में 9th-10th का ही देखना है या फिर ग्रेजुएशन भी, कौन सा पेपर दे रही हो ना वो डिपेंड करता है सोनम। अगर टीजीटी का दे रही हो सिर्फ तो 9th-10th देखना, थोड़ा मोड़ा 11वीं 12वीं के बेसिक कंसेप्ट तो आते ही होंगे, चल जाएगा काम इतने में। 11वीं 12वीं का दे रहे हो तो 11वीं 12वीं देख लेना, थोड़ा मोड़ा देख लेना कुछ, जैसे रैंक निकालनी लीनियर अलजेब्रा में ये वो, बस इतना ही देखना, बाकी कोई हाई फाई पेपर तो पाएगा नहीं, है ना, ज़्यादा मुश्किल नहीं पाएगा, एकदम आसान पेपर पाएगा, डोंट वरी। फोर्थ, अगर कोई भी एक बैच किया हुआ है तो कोई समस्या नहीं आएगी, मस्त होके दे आना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, गुड इवनिंग सर जी, मैं रिकॉर्डेड ही देखूंगा, ठीक है नितेश। नहीं सोनम। सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो सबको पता ही है क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो सबको पता ही है क्या होती है। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लेने पे वही आ जाता है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लेने पे वही आ जाता है। या फिर हम, ये तो थोड़ी बेकार लैंग्वेज है, हम ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसी मैट्रिक्स ए आई जे n×n सच दैट, क्या प्रॉपर्टी उसके अंदर सेटिस्फाई करे, जो ए आई जे है वो हमेशा ए जे आई के इक्वल हो, ऐसी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। बिल्कुल सोनम, जिसने मुझसे पढ़ा होगा वो हमेशा यही डेफिनेशन बोलेगा, है ना, वो मत बोला करो, वो तो इसकी वजह से आता है। एक्चुअल में डेफिनेशन ये होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, पर ऐसा होने से ये हो जाता है, एक मैट्रिक्स के अंदर ये चीज हो जाती है तो फिर उसका ट्रांसपोज सेम आ जाता है बाई चांस। तो ये डेफिनेशन नहीं है, एक्चुअल डेफिनेशन तो ये है, ये तो इसकी वजह से डिराइव की हुई एक बात है बस, समझ रहे हो। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये होगी, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, यहाँ पे हम 12वीं वाली चीज तो यहाँ डिस्कस नहीं ही करना चाहेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या कहता है कि आइगन वैल्यूज ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आइगन वैल्यू ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी रियल होने का मतलब क्या है, जिसके अंदर एंट्रीज रियल लिखी हुई है, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज रियल। रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज हमेशा क्या होती है,
हमेशा रियल होती है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो होती है ना, ये हमेशा डायगोनलाइजेबल होती है, पर ध्यान रखना ओवर आर एंड सी, ठीक है। ये डायगोनलाइजेबल होगी ओवर आर, पर ये डायगोनलाइजेबल भी हम विद रियल एंट्रीज बात कर रहे हैं, विद रियल एंट्रीज के साथ ये डायगोनलाइजेबल होगी ओवर आर एंड सी, ठीक है। यानी कि ये हम क्या डिसाइड कर रहे हैं, आर ओवर सी, फील्ड, एक तरीके से फील्ड की बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। फिर आती है तुम्हारी इसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगी भाई, एक ऐसी मैट्रिक्स ए आई जे, क्या कह रहे हो रितु, मैं समझा नहीं। कह रहा है कि एक ऐसी मैट्रिक्स ए आई जे एन क्रॉस एन सच दैट जो ए आई जे है ना तुम्हारा, वो माइनस का ए जे आई का इक्वल होगा। ए आई जे है तुम्हारा, वो किसका इक्वल होगा? सर स्क्यू सिमेट्रिक में इमेजिनरी, हाँ स्क्यू सिमेट्रिक में इमेजिनरी होंगी या फिर जीरो भी हो सकती है। इसकी प्रॉपर्टीज देखो क्या कहता है, कहता है कि आइगन वैल्यूज ऑफ रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आइगन वैल्यूज ऑफ रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर आइदर जीरो और प्योरली इमेजिनरी, और आइदर जीरो और प्योरली इमेजिनरी, या तो ये प्योरली जीरो होंगी, या तो जीरो होंगी या फिर प्योरली इमेजिनरी होगी, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू जीरो भी हो सकती है या फिर प्योरली इमेजिनरी, यानी कि अगर रियल हुई तो वो जीरो होगी, रियल भी हो ही सकती है वैसे तो, अगर जीरो हो रही है तो जीरो तो रियल नंबर होता है, तो या तो जीरो होंगी या फिर प्योरली इमेजिनरी होगी, ठीक है। हाँ, ये जो होती है ना, ये डायगोनलाइजेबल होती है विद रियल एंट्रीज के साथ ये डायगोनलाइजेबल होगी ओवर सी, कॉम्प्लेक्स नंबर पे डायगोनलाइजेबल होगी, बट कोई जरूरी नहीं है, बट मे नॉट बी ऑन आर, अच्छा, एक जो प्रॉपर्टी 12वीं क्लास में हम देखते हैं, वो तो हमें पता ही है, सबको पता होनी चाहिए कि इसकी डायगोनल एंट्रीज हमेशा जीरो होती हैं, डायगोनल एंट्रीज आर ऑलवेज जीरो, इसकी डायगोनल एंट्रीज हमेशा क्या होंगी, जीरो होगी। सर आपको यूट्यूब पर पढ़ाना अच्छा नहीं लगता, यार टाइम ही नहीं मिलता हिमांशु, शुरुआत यूट्यूब से करी नहीं, अगर शुरुआत यूट्यूब से करता तो यूट्यूब पे ही पढ़ा रहा होता, शुरुआत प्लेटफॉर्म से कर दी तो प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हूँ, समय ही नहीं है, अब मैं इस पर ही पढ़ाता रह जाता हूँ, मन तो करता है। पीएनसी का कुछ तरीका बताइए, क्या ही बताएं सोनू, पढ़ लो भाई, और तो कोई तरीका है नहीं, है ना। और फिर मैं सोचता हूँ यूट्यूब पे पता नहीं, अब इतना क्लटर्ड मार्केट हो गया, अब पता नहीं जितना जो रिस्पॉन्स आना चाहिए, जितनी क्वालिटी अगर मैं दूंगा तो वो क्वालिटी का फीडबैक आएगा भी कि नहीं आएगा, तो अननेसेसरी में फिर डिमोरलाइज होने का भी मन नहीं करता। अब वो एक्सपेरिमेंट वाली स्टेज चली गई ना, अब इतने साल पढ़ा लिया, ज़्यादा साल तो नहीं हुए, 4-5 साल हो गए, पर अब इसके बाद एक्सपेरिमेंट करना थोड़ा सा एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। जब हम कोई चीज़ नहीं शुरू करते हैं तो वहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट और रिस्क लेने से डरते नहीं है ना। मैं भी जब शुरू में काम करना शुरू किया था तो मैं एकदम अपनी टर्म्स पे, शर्तों पे काम करता था, यहाँ से भी पहले जहाँ पे भी था। तो पर फिर जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर हम एक जगह रुकना ज़्यादा पसंद करते हैं, इधर उधर भागना ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो स्टेबिलिटी सर्च करते हैं। तो इसी वजह से फिर अब मैं सोचता हूँ यार ठीक है, चल रहा है, चलाओ, है ना, कभी जरूरत ही आन पड़ी तो फिर देख लेंगे, है ना। और फिर अब इतनी भीड़ हो गई है यूट्यूब पे, हालांकि एक चीज़ तो है, मैं देखता हूँ तो बेचारे कोशिश तो करते हैं, कहना तो नहीं चाहिए, पर बहुत सारे मिसगाइड भी करते हैं, गलत बातें भी पढ़ा देते हैं, गलत चीज़ें भी कर देते हैं, तो वो तो उन सब चीज़ों से तो फिर भी बचना चाहिए, ये भी बातें हैं। खैर नेवर से नेवर, क्या पता मौका मिल जाए, मैं तो तैयार हूँ भाई, सिचुएशंस बने, मौका मिले तो फिर चलेंगे यूट्यूब पे भी, है ना। सिक्स्थ सिक्स्थ क्वेश्चन देखो क्या है, सिक्स्थ क्वेश्चन बोल रहा हूँ, सिक्स्थ टाइप देखो कौन सी है, सिक्स्थ टाइप है तुम्हारी ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है देखो, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती हैं जिन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और उसका इनवर्स क्या है, इक्वल है, ऐसी मैट्रिक्स जिनका ट्रांसपोज और इनवर्स क्या है, इक्वल है, ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस कहते हैं। या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि जिन मैट्रिसेस में उसके ट्रांसपोज से गुना कराने पे, जिन मैट्रिसेस को उसके ट्रांसपोज से गुना कराने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, उसको हम कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस कहते हैं, ठीक है। यूट्यूब पर देख कर सब सरकारी नौकरी, अच्छा मोनी, ठीक है मोनी, मोनी सही करा यहीं पे ठीक हो सर, यूट्यूब पे सब सरकारी नौकरी ले लेंगे देख के फ्री में, ये भी बात सही है, तुम लग जाओ नौकरी, फिर यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा मैं, फिर हम मैं कंपटीशन इंक्रीज करा दूंगा फ्री में पढ़ा के सारे टीचिंग बैचेज का। खैर अगर देखो, अगर यूट्यूब पे टीचिंग वाला काम शुरू करना था तो उसके लिए जो 2019 का टाइम था,
या मतलब 18 का भी लगा लो, 18 तो चलो ठीक है, ज़्यादा थोड़ा सा दूर हो गया, पर 2019 में जिसने मतलब बस यूँ समझ लो कि फ़ोन ऐसे पकड़ के कॉपी पे भी पढ़ाना शुरू किया होगा, तो आज वो मिलियंस में होगा, क्योंकि वो ऑब्वियस वो बेनिफिट सबको मिलता है जब कोई सबसे पहले कहीं पहुंच जाता है, तो उसके पास सबसे ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, सबसे ज़्यादा उसके पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहती है ना। तो वही बात है, जो सबसे पहले कहीं पहुंच जाएगा वो सबसे ज़्यादा चीज़ें को एक्वायर कर लेगा, है ना, सीधी सी बात है। तो कोविड से पहले का जो टाइम था, उस टाइम पे थोड़ा सा जिसने इस पे एक्टिवनेस दिखाई वो चला गया, नहीं तो मेहनत तो सब कर सकते हैं, है ना। तो किस्मत और चांस की बातें होती हैं, और मेहनत तो कर ही लेते हैं यार सब। चलो, तो ये हो गई तुम्हारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज के बारे में हम क्या कह सकते हैं? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज के बारे में हम क्या कह सकते हैं? देखो, इसकी आइगन वैल्यूज के बारे में तो हम डायरेक्टली कमेंट नहीं कर सकते, पर हम एक चीज कर सकते हैं। देखो, यहां ले लो चाहे यहां ले लो, अगर ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो इन दोनों मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट भी इक्वल होगा। अगर ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो इन दोनों मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट भी इक्वल होगा। अब ए ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट होता है ना, वो ए के डिटर्मिनेंट के बराबर होता है, और ए इनवर्स का जो ट्रांसपोज होता है वो 1/, ए के डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। ठीक है, नहीं पढ़ाता हूँ यार मैं नेट वेट का, तुम्हें ही पढ़ा रहा हूँ बस, ये मजबूरी में, मेरा मन नहीं करता है, बहुत मेहनत लगती है यार इसमें पढ़ाने में। ये तो अब टीचिंग के लिए है तो थोड़ा ऊपर ऊपर से भी काम चल जाता है ना, बाकी नेट के लिए तो पढ़ाने में बहुत जोर लगता है। तो डिटर्मिनेंट को इधर ले आओगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी कि जो ए का डिटर्मिनेंट है वो या तो 1 होगा या -1 होगा। ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वो 1 होगा या -1 होगा। ठीक है, ठीक है जितेंद्र, यार समय की समस्या है। तो यानी कि एक मैट्रिक्स अगर ऑर्थोगोनल है तो उसका डिटर्मिनेंट या तो 1 होगा या -1 होगा। ये प्रॉपर्टीज हो सकता है तुम्हें नहीं पता हो, क्योंकि हमने 12वीं क्लास नहीं किया है। ठीक है, ठीक है। सर दूसरा इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था पहले, वो मैम सिलेबस बीच में छोड़ के चली गई यूट्यूब पे। अच्छा, ठीक है रूबल, और भी कोई पढ़ाता है क्या टीजीटी पीजीटी मैथ्स? मुझे तो पता नहीं वैसे सच में मेरे कॉम्पिटिशन्स कौन कौन है। तो यानी कि हमने जब आइगन वैल्यूज को मल्टीप्लाई कराया तो उन सारा आइगन वैल्यूज का जो मल्टीप्लीकेशन था वो या तो 1 आएगा या फिर -1 आएगा। यही तो मतलब हुआ। डिटर्मिनेंट 1 या -1 आने का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज या तो 1 आएंगी या -1 आएंगी। तो हम इस बात को आइगन वैल्यूज में कैसे लिखते हैं कि आइगन वैल्यूज का जो मॉडुलस होगा ना, आइगन वैल्यूज आर ऑफ मॉडुलस 1, आइगन वैल्यूज का जो मॉडुलस होगा वो 1 होगा। ठीक है, नहीं भाई मैं नेट वेट का वीओडी कहां से ला के दूंगा तुम्हें यार, मत कर रहे हो यार। ठीक है, अच्छा, ठीक है रूबल, आईआईटी से पढ़ने का मजा ही अलग है, वाह। और मैं आईआईटी से नहीं होता तो फिर नहीं पढ़ते। नेक्स्ट, सातवीं, सातवीं मैट्रिक्स लास्ट, नॉर्मल मैट्रिक्स। नॉर्मल मैट्रिक्स क्या होती है? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर उसका जो थीटा है, ये थीटा समझते हो क्या होता है? ये थीटा समझते हो क्या होगा? अच्छा, मतलब हमारा कंपटीशन देने वाला अभी कोई है नहीं। ए का जो इसको हम क्या बोलते हैं यार, मेरे को ये थोड़ी सी ना गड़बड़ बात लग रही है। नॉर्मल मैट्रिक्स, एक सेकंड मेरे को यार देखने दो, ये नॉर्मल मैट्रिक्स में थोड़ी कंफ्यूजन है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। नॉर्मल मैट्रिक्स एक्चुअली में होती है जब एक मैट्रिक्स का ये चीज सेम आ जाए, एक मैट्रिक्स का, नहीं नहीं नहीं, 1/a नहीं होता है, 1/a तो कुछ नहीं होता है संजीव, 1/a तो कुछ भी नहीं होता है, वो मत लिखना। 1/a तो कुछ होता ही नहीं है मैट्रिक्स के अंदर, वो गलत बात है। यहाँ पे हम इसको किसी के इक्वल नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, हम सिर्फ यही बोल रहे हैं कि ए का ए थीटा के साथ और एक ए थीटा का ए के साथ अगर प्रोडक्ट सेम आ जाए, यानी कि जो ये ए थीटा है ना, ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे? ठीक है भाई, ठीक है, मैं तो कंपटीशन में तुमसे पहले ही हार जाऊंगा। तो मेरा सारा पढ़ा हुआ तुम्हारे पास होगा, सारा पढ़ाया हुआ। नितेश कह रहा है कोई नहीं सर, सिलेक्शन के बाद में कंपटीशन दे देंगे। मैं तुमसे कंपटीशन फाइट ही नहीं करूंगा। तुम्हारा ऑब्वियस ही बात है, तुम्हें मुझसे ज़्यादा नॉलेज पाएगी, मेरी तो सारी नॉलेज मैं तुम्हें बांट ही रहा हूँ, और तुम्हें कुछ ना कुछ एक आधी % तो मेरे से एक्स्ट्रा होगी भी, तो मैं कहाँ से फाइट करूंगा तुमसे? मैं स्मार्टली खेलता हूँ भाई, ऐसे थोड़ी ना मैं तुमसे लड़ जाऊंगा। मैं तो तुम्हें अपनी टीम में मिलाऊंगा कि मैं, हाँ भाई ये मुझसे पढ़े हुए, इनको टीम में मिलाओ। ठीक है हिमांशु, चलो आज तुम मेरे को बातों में लगा रहे हो। तो ए के ऊपर ये जो थीटा होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट। हम दो चीजें लेते हैं इसमें, ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट, इसको ट्रांसपोज कॉन्जुगेट बोलता है। ठीक है, तो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट क्या होता है? ट्रांसपोज कॉन्जुगेट होता है हम ट्रांसपोज भी ले ले और कॉन्जुगेट भी ले ले। कॉन्जुगेट कहाँ आ गया? कॉन्जुगेट आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर, याद है कॉन्जुगेट लेते थे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, ए प्लस आयोटा बी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते थे क्या? ए माइनस आयोटा बी। यानी कि ये बात समझ में आ जानी चाहिए तुम्हें कि ये फिर जो मैट्रिक्स होगी, इनकी जो एंट्रीज होंगी ना, इनकी एंट्रीज कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगी। जैसे कि मान लो एक मैट्रिक्स मैंने ये लिख दी, ए मैट्रिक्स,
2 3 माइनस आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा 8 प्लस 4 आयोटा। ये मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लेने का मतलब क्या है? अब वो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम चाहे पहले कॉन्जुगेट ले लो या पहले ट्रांसपोज ले लो, जो तुम्हें ठीक लगता है वो ले लो। चाहे से तो ए का ट्रांसपोज लेके और फिर कॉन्जुगेट ले लो, या फिर पहले कॉन्जुगेट लेके फिर ट्रांसपोज ले लो। जैसे सपोज तुमने पहले कॉन्जुगेट ले लिया, अगर पहले कॉन्जुगेट ले लोगे तो ये कितना हो जाएगा 2, इसका कॉन्जुगेट 2 का कॉन्जुगेट तो 2 आएगा। 3 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट हो जाएगा 3 प्लस आयोटा, माइनस 1 प्लस आयोटा का माइनस 1 माइनस आयोटा, और 8 माइनस 4 आयोटा, और इसका ले लेंगे ट्रांसपोज। अब जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो रोज को कॉलम से इंटरचेंज कर देंगे, सॉरी पहली रो का पहला कॉलम बना दो, दूसरी रो का दूसरा कॉलम बना दो, ठीक है, ये हो जाएगा। समझ गए? अब कह रहा है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन आगे पीछे से कराएं तो सेम आना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये सारी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हमारी खत्म हो गई। अब एक इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करेंगे, हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये टीचिंग के लिए कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, पर तुम्हारी डिमांड थी कल जाते जाते, तुमने मैसेज में लिखा था क्या, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। तो मैं जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म एक बार डिस्कस कर देता हूँ, फिर इसके बाद हमारा कुछ खास बचेगा नहीं। चाहोगे तो कल हम लीनियर अलजेब्रा को फिनिश कर देंगे, और अब तुम चाहो तो DSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हो, या तो अपनी बीओडी में से देख लेना, मैं तो कराऊंगा नहीं अब दोबारा, अपने बीओडी में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए लीनियर अलजेब्रा के वो देख लेना, और नहीं तो अपना खुद उठाओ प्रीवियस ईयर और उसमें से करने शुरू कर दो, ठीक है। जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, बस अब ये पूरा ही समझो। चाहोगे तो मैं कल की क्लास में क्या करेंगे, फिर हम कल की क्लास में अब इनर प्रोडक्ट स्पेस ही बचता है बस तुम्हारा, फिर ये सारा ही लगभग लीनियर अलजेब्रा खत्म हो जाएगा। इनर प्रोडक्ट स्पेस और क्वाड्रेटिक फॉर्म्स, मतलब ये नेट का ही हो गया, नेट में भी लगभग इतना ही सिलेबस आता है, सारा हो गया लगभग। हालांकि उतनी गहराई से नहीं हुआ, ये तो मैं खुद बोल रहा हूँ तुम्हें, ऐसे मत कह देना हमने नेट का सारा लीनियर अलजेब्रा पढ़ लिया, सारे टॉपिक्स डिस्कस जरूर कर लिया हमने, तुम्हारा जो टीचिंग वाला है उससे तो ज्यादा ही कर लिया। तो अब इसको भी क्या छोड़ना, जेसी फॉर्म कभी टकरा जाए कहीं पे, तुम्हें हो सकता है DSSB वाले सर फिर दे दे, PGT वाले में दे दे, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म्स के अंदर हमें क्या पढ़ने होते हैं, जॉर्डन ब्लॉक्स। जॉर्डन ब्लॉक्स सीखते हैं पहले तो। मुझे नाम बड़ा अच्छा लगता है जॉर्डन, कहाँ से अच्छा लगता है जॉर्डन नाम, कोई बता सकता है मुझे? ये जो जॉर्डन नाम है मुझे कहाँ से लगता है? यूनिटरी मैट्रिक्स वो होती है जिसके अंदर, हाँ यूनिटरी मैट्रिक्स में ये होता है दीपिका कि ए थीटा इंटू ए इंटू ए थीटा, वो आइडेंटिटी आ जाए, है ना, जिसके अंदर ये चीज आइडेंटिटी आ जाती है उसको हम यूनिटरी मैट्रिक्स बोल देते हैं। पर फिर भी तुम एक बार उसको नेट पे सर्च कर लेना, ठीक है, एक बार कर लेना। जॉर्डन ब्लॉक्स, जॉर्डन ब्लॉक्स कैसे दिखते हैं, सबसे पहले ये देखो हम लिखते कैसे हैं जॉर्डन ब्लॉक्स को। देखो जॉर्डन ब्लॉक्स जो होते हैं वो हमेशा कोरस्पॉन्डिंग टू एन आइगन वैल्यू होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग टू एन आइगन वैल्यू होते हैं। तो जॉर्डन ब्लॉक्स होते हैं वो हमेशा कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू होते हैं। लिखे कैसे जाते हैं? हाँ ये कह रहा है, रूबल कह रहा है बास्केटबॉल, और नितेश कह रहा है शूज। नहीं 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 नहीं, तुम कहो कह रहे सर हम तो बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। वो आई थी ना रणवीर कपूर की मूवी रॉक स्टार, रॉक स्टार, हाँ जॉर्डन कंट्री का नेम भी है, पर रॉक स्टार मूवी में ठीक है, ये डील पक्की, रूबल कह रहा है नौकरी लगने के बाद जॉर्डन साहब के लिए, ये इसके लिए तो मैं रेडी हूँ। तो रॉक स्टार मूवी में वो था ना रणवीर कपूर, उसका नाम जॉर्डन ही तो होता है उसमें, तो मेरे को जब से जॉर्डन नाम बड़ा अच्छा लगता है, मैंने सबसे पहले तभी सुना था 2011 में। कोरस्पॉन्डिंग टू एन आइगन वैल्यू रिप्रेजेंट कैसे करते हो, अब यार बस अब पढ़ लो इसको। जॉर्डन ब्लॉक जो होता है ना वो ऐसे लिखा जाता है जे लैम्डा और एन। यहाँ पे क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो एन तो रिप्रेजेंट कर रहा है उसका ऑर्डर, जॉर्डन ब्लॉक का ऑर्डर। जॉर्डन ब्लॉक एक्चुअली में एक मैट्रिक्स का एक पार्ट होता है, ठीक है। एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका ऑर्डर कर रहा है, ये हमेशा स्क्वायर होता है, जॉर्डन ब्लॉक हमेशा स्क्वायर होता है, इसलिए इसका ऑर्डर एन टाइप से ही लिख देते हैं, एन क्रॉस एन टाइप से ना, तो ये स्क्वायर होता है, मैट्रिक्स नहीं बोल सकते इसको, अभी तुम समझ जाओगे। और लैम्डा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस आइगन वैल्यू का लिख रहे हो। अब ये किस फॉर्म में दिखता है ये समझना है तुम्हें, कैसा दिखेगा जॉर्डन ब्लॉक, हमेशा जॉर्डन ब्लॉक ऐसा दिखेगा, जॉर्डन ब्लॉक ऐसा दिखेगा तुम्हें, डायगोनल के अंदर तो आइगन वैल्यू लिखी हुई दिखेगी, डायगोनल के अंदर तो आइगन वैल्यू लिखी हुई दिखेगी, और इसके ऊपर जो इसका ऊपर वाला डायगोनल होगा ना, ऊपर वाला डायगोनल, वहां पे 1 1 1 लिखा मिलेगा, और बाकी सारे के सारे जीरो। या तो जॉर्डन ब्लॉक ऐसे लिखा जाता है, या फिर डायगोनल में सारे के सारे जीरो, डायगोनल में सारे के सारे जीरो, सॉरी डायगोनल में सारे के सारे आइगन वैल्यू, और जो सब डायगोनल है सब डायगोनल में 1 1 1 आ जाए, समझ रहे हो, और बाकी सारे के सारे जीरो। तो एक जॉर्डन ब्लॉक ऐसे दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, ठीक है कुनिका, समझ आई बात? अब ये जॉर्डन ब्लॉक जो होता है ना, पहले तो समझ लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैंने एक मैट्रिक्स को जॉर्डन ब्लॉक्स की फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया J2 3, और यहां लिख दिया मान लो मैंने J3 4, J3 चलो 4 ही लिख दिया, और ये जीरो, मैंने मान लो एक मैट्रिक्स को जॉर्डन ब्लॉक्स की फॉर्म में ऐसा लिख दिया, तो तुम्हें समझ आ रहा है अब ये क्या लिखा है, यानी कि 3 आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग एक जॉर्डन ब्लॉक बना है 2 ऑर्डर का, 4 आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग एक जॉर्डन ब्लॉक बना है 3 ऑर्डर का। तो यानी कि सोचो दो डायगोनल एलिमेंट तो यहां से आए, 3 डायगोनल एलिमेंट यहां से आए, तो टोटल मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना बना 5 क्रॉस 5 का, समझे, टोटल मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना बना 5 क्रॉस 5 का।
है ना। तो क्या होगा, तीन तीन आइगन वैल्यू के लिए 2 क्रॉस 2 का बना, तो 3 3 हो गया। समझ रहे हो क्या आ गया, 3 3। अब इसके ऊपर क्या बच रहा है, इसके ऊपर एक जगह खाली है, वहां पे मैंने 1 लिख दिया और ये 0। तो ये 3 आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग जॉर्डन ब्लॉक है। समझ रहे हो, यहाँ पे बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स क्या आएंगे, 0 आएंगे। 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स आएंगे, है ना। 4 5 1 2 3, ठीक है, समझे बात को। और आगे के यहाँ पे कितने आएंगे, 4 4 और 4। ये जो अगला जॉर्डन ब्लॉक आएगा ये कितना आएगा, 4 आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग आएगा। अब इसके ऊपर कितनी पोजीशन खाली है, इसके ऊपर देखो, एक पोजीशन यहाँ आएगी, एक पोजीशन यहाँ, एक पोजीशन यहाँ और एक पोजीशन यहाँ, ये 3 पोजीशन आएंगी। तो ये वाली पोजीशन 1 दे दी जाएगी और ये वाली पोजीशन को 1 दे दिया जाएगा। समझ रहे हो, 3 ऑर्डर है तो ऊपर 2 1 आएंगे ना भाई। आइगन वैल्यू 2 है तो ऊपर 1 1 आएगा, आइगन वैल्यू 3 है तो ऊपर 1 2 आएंगे। एक 1 तो इसके ऊपर और एक 1 इसके ऊपर जगह नहीं है, तो ये 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये हमारी ये मैट्रिक्स, ये वाली जो मैट्रिक्स थी इसकी जॉर्डन ब्लॉक आ गई, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म आ गई। इस मैट्रिक्स की जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ये थी। अब कोई और मैट्रिक्स थी, ये मैट्रिक्स नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात। कोई ए मैट्रिक्स थी हमारे पास, कोई ए मैट्रिक्स थी, उसकी जेसी फॉर्म ये आई, और ये जेसी फॉर्म है क्या, ये जेसी फॉर्म ये है। समझ रहे हो, ये तो मैट्रिक्स कुछ और ही थी। अभी मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि फिर ये जेसी फॉर्म बनती कैसे है। पहले तो तुम्हें समझ आना चाहिए कि इसको रिप्रेजेंट कैसे किया है। ये बताओ, समझ आई बात। अरे 5 क्रॉस 5 कैसे बन रही है, मैं वही तो समझा रहा था हिमांशु। मैंने पीछे ये बताया कि अगर यहाँ पे n लिखा है तो ये n जॉर्डन ब्लॉक का ऑर्डर रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि n क्रॉस n ऑर्डर का ये ब्लॉक है, n क्रॉस n ऑर्डर का। तो एक मैट्रिक्स के अंदर अगर एक ब्लॉक तो 2 क्रॉस 2 का है और एक ब्लॉक 3 क्रॉस 3 का है, तो एक मैट्रिक्स तो इसके अंदर तुम 2 क्रॉस 2 की फिट करोगे और एक मैट्रिक्स इसके अंदर तुम 3 क्रॉस 3 की फिट करोगे डायगोनल में, तो 5 ही तो एलिमेंट आएंगे डायगोनल में, और डायगोनल में 5 आ गए तो 5 क्रॉस 5 की बन गई। नहीं आई बात समझ में, इसलिए ये 5 क्रॉस 5 की बन रही है ना। उन्हीं का एक क्वेश्चन प्रैक्टिस ही तो है। बाकी मैंने अभी कराए थे रिसेंटली प्रीवियस ईयर सारे के सारे कुनी का, तो प्रीवियस ईयर वहां से देख लेना तुम, ठीक है, एक ही बात है। हमारा टाइम बच जाएगा, मैं कुछ तुम्हें एक्स्ट्रा चीजें करा दूंगा। अब जैसे कि मान लो इसको ए मत लिखो, ठीक है, ये जे लिख दो, इसको जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म है, ठीक है। अब मान लो मैंने एक जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ये लिख दी, J13 J12 J10। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा पहले तो ये बताओ मुझे, कमेंट करके बताओ इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा। बिल्कुल दीपिका, 3 क्रॉस 3 का होगा बिल्कुल, है ना। क्योंकि इसके लिए जॉर्डन ब्लॉक बनेगा 1 ऑर्डर का, इसके लिए भी 1 का और इसके लिए भी 1 का, तो कुछ लिखना ही नहीं है। 1 ऑर्डर का ब्लॉक क्या होगा, 1 ऑर्डर के ब्लॉक में कुछ नहीं होगा। 1 ऑर्डर के ब्लॉक में 1 क्रॉस 1 वो एक ही एलिमेंट आएगा बस। भाई 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का जो ब्लॉक होगा उसमें सिर्फ वो अकेला आएगा। तो 3 का 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का ब्लॉक ये हो गया, 2 का 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का ब्लॉक ये हो गया, और 0 का 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का ब्लॉक बस ये हो गया। तो ये सिंपली बस ये जॉर्डन फॉर्म लिखी हुई है। समझ आई बात। अब बात ये आती है कि ये जॉर्डन ब्लॉक्स बनते कैसे हैं, और इसका कोई नया काम नहीं है, इसका कोई नया काम नहीं है, तुम ये काम ऑलरेडी कर चुके हो। जैसे कि कल तुम क्या देख रहे थे, तुम मिनिमल पोलिनोमियल निकालना देख रहे थे ना, तुम क्या देख रहे थे, मिनिमल पोलिनोमियल निकालना देख रहे थे। सेम वो का वो काम करना है, कुछ नया काम नहीं करना है। जैसे कि देखो, जैसे कि एक सिंपल सा ए है, मान लो ये मैट्रिक्स मान लो मैंने 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1। तुम कहोगे कि सर ये तो कर रखा था, सही रहा आपने बता दिया, तो 4 क्रॉस 4 एम और जीएम निकाल लो बस, ठीक है, एम और जीएम निकालो। इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज कितनी है मैं एक बार समझा देता हूं, ध्यान से सुन लो, एक बार सुन लोगे काम खत्म, ठीक है। इसकी आइगन वैल्यूज कितनी होंगी, 4 0 0 0, 3 आइगन वैल्यू हो गई, 2 आइगन वैल्यू हो गई। पहले हम बात कर लेते हैं 4 लैम्डा इज इक्वल टू 4 की। अगर 4 की मैं बात करूं तो इसका अरिथमेटिक मीन 1 है, इसका अरिथमेटिक मीन कितना है, 1। 4 कितनी बार आ रहा है, 1, तो इसका जीएम भी 1 ही आना है, तुम्हें पता निकालने की जरूरत नहीं है। इसका जीएम भी कितना आएगा, 1 ही आएगा, है ना। तो इस आइगन वैल्यू का जॉर्डन ब्लॉक सिर्फ 1 ही बनेगा, जितना एम होगा ना, एम होगा। चलो पहले इसको छोड़ो, पहले 3 वाला समझो, ये 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0 वाला समझो, फिर वो मैं वहां जो बोलना चाह रहा हूं तुम्हें तब समझ आएगा। पहले ये देखो, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो संजीव। ये जॉर्डन फॉर्म आगे पीछे हो सकती है, 4 वाला यहाँ लिख देते, 3 वाला इधर लिख देते, वो भी सही है, ठीक है। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि 3 ही ऊपर लिखेंगे 4 ही लिखेंगे, जॉर्डन ब्लॉक्स को हम आगे पीछे लिख देते हैं, कोई इशू नहीं है। पहले 3 वाला देखो, ये 0 वाला देखो, इसका एम कितना है, इसका एम 3 है। इसका जरा जीएम निकालो, कमेंट करके बताओ इसका जीएम कितना है, शाबाश। इसका मुझे जीएम बताओ जल्दी से, इसका जीएम बताओ कितना है। कोई नहीं सोनम, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही बढ़ेगा ये बात।
बोलो। बिल्कुल निशांत, इसका ज्योमेट्रिक मीन कितना आ रहा है? 3 आ रहा होगा। ज्योमेट्रिक मीन कितना आएगा? 3 आएगा, क्योंकि a माइनस जीरो आई निकालोगे, a माइनस जीरो आई में यही मैट्रिक्स बनेगी, इसकी रैंक 1 है, और 4 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 आएगा, है ना। इसकी रैंक तो 1 आएगी, और ऑर्डर में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसका जीएम आएगा 3। अब जॉर्डन ब्लॉक्स कैसे समझ आते हैं? ये जो 3 है ना, इसके पार्टीशन करो। जो ये am है, am 3 है, इसके पार्टीशन करो। इसके पार्टीशन क्या होंगे? एक तो 3 हो जाएगा, एक तो 3 खुद है, या फिर 2 + 1 होंगे, या फिर 1 + 1 + 1 होंगे, है ना। अब इसका जीएम कितना है? इसका जीएम 3 है, इसका जीएम कितना है? 3 है। तो जीएम, जितना जीएम होगा उतना ही पार्टीशन सिलेक्ट कर लो। कल भी तो हम ऐसे ही कर रहे थे। जीएम कितना है? 3 है, तो उतने ही एलिमेंट्स का पार्टीशन सिलेक्ट कर लो। उतने ही एलिमेंट का पार्टीशन सिलेक्ट कर लिया, 1 1 1। ये इसका क्या हो गया? ये हो गया इसका जॉर्डन ब्लॉक्स, ठीक है। अगर ये वाला सिलेक्ट होता तो इसका मतलब ये था कि 3 ऑर्डर का एक जॉर्डन ब्लॉक बनेगा। अगर ये वाला पार्टीशन सिलेक्ट होता तो इसका मतलब होता कि 2 ऑर्डर का तो एक जॉर्डन ब्लॉक आएगा, और एक 1 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक आएगा। क्योंकि अब यहाँ पे 1 1 1 3 वाला सिलेक्ट हुआ है, इसका मतलब ये है कि 1 1 ऑर्डर के 3 जॉर्डन ब्लॉक्स आएंगे। 1 1 ऑर्डर के क्या आएंगे? 3 जॉर्डन ब्लॉक्स आएंगे। अगर यहाँ पे बाई चांस जीएम 2 आ गया होता, जीएम क्या आ गया होता? 2, तो हम 2 पार्टीशन वाले को सिलेक्ट कर लेते, और फिर जॉर्डन ब्लॉक्स ये हो जाते। अब मेरे जॉर्डन ब्लॉक्स कहाँ से आएंगे? अब मेरे जॉर्डन ब्लॉक्स यहाँ से आएंगे, ये मेरे जॉर्डन ब्लॉक्स हैं। यानी कि हमारी जो मैट्रिक्स है उसकी जेसी फॉर्म क्या होगी फिर? उसकी जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ये होगी। अच्छा, अब यहाँ पे ये बात समझ गए, अरिथमेटिक मीन 1 ही है और ज्योमेट्रिक मीन 1 है, तो 1 का एक इकलौता पार्टीशन यही है, तो इसका जॉर्डन ब्लॉक भी सिर्फ एक ही बन जाएगा, J14, सिर्फ एक जॉर्डन ब्लॉक आ जाएगा। तो अगर इसकी मैं जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म लिखूंगा तो J14, J10, J10 और J10, ये इसकी जेसी फॉर्म आ जाएगी। बोलो हाँ या ना? क्या ये इसकी जेसी फॉर्म आ जाएगी? बोलो, क्या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? एक और करेंगे अभी। ये जॉर्डन फॉर्म का मतलब क्या हो गया? एक एक ऑर्डर का, एक एक ऑर्डर का जॉर्डन फॉर्म का मतलब तो यही है कि बस उनको लिखना ही है, बस। ये इसकी जेसी फॉर्म हो गई। समझे या नहीं समझे? बताओ हाँ या ना? क्लियर? बताओ, एक और कर लें, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलो। ये वाला देखो, पर एक भी आएगा। एक क्या आएगा मतलब? एक का क्या मतलब कह रहे हो संजीव? एक तो ऑर्डर है ना, एक तो 1 तो ऑर्डर है। सर अब अपर डायगोनल में 1 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 1 ऑर्डर का ब्लॉक था ना रूबल। 1 ऑर्डर के ब्लॉक में तो सिर्फ 1 क्रॉस 1 लिखा जाएगा। 1 ऑर्डर का ब्लॉक था, मैं यही तो समझा रहा था तुम्हें शुरू में। मैं क्या समझा रहा था कि अगर जॉर्डन ब्लॉक n ऑर्डर का है तो ऐसे लिखेंगे, है ना। फिर मैंने तुम्हें ये चीज समझाई कि भाई अगर देखो 2 ऑर्डर का ब्लॉक है, 2 ऑर्डर का ब्लॉक है तो उसमें 3 2 बार लिखा जाएगा, तो उसके ऊपर एक जगह क्रिएट हो रही है 1। अगर हम 3 ऑर्डर का ब्लॉक लिख रहे हैं तो उसके ऊपर 2 पोजीशंस क्रिएट हो रही है, तो 1 1। पर अगर मैं 1 ऑर्डर के ब्लॉक्स लिख रहा हूं, 1 ऑर्डर के ब्लॉक्स, अब 1 ऑर्डर का ब्लॉक क्या होगा? 1 ऑर्डर के ब्लॉक में तो एक एलिमेंट 3 ही आएगा, खत्म होगी बात। 1 ऑर्डर का ब्लॉक सिर्फ 3 है, इसमें कहां 1 लिखोगे ऊपर? बताओ। यहां पे 2 जो है वो 1 ऑर्डर का ब्लॉक बना रहा है, तो सिर्फ 2 आ गया, खत्म हो गई बात। हाँ है ना? बोलो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बात? इसलिए नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पे ब्लॉक 2 ऑर्डर का बनता तो यहाँ पे 4 आता, फिर 4 एक और आता तो फिर ये वाली जगह फ्री हो जाती, तो इसको मैं 1 लिख देता। पर अब ब्लॉक ही एक ऑर्डर का, यहीं खत्म हो गया ब्लॉक। इसका ब्लॉक यहीं खत्म हो गया, इसका भी ब्लॉक यहीं खत्म हो गया, इसका भी ब्लॉक यहीं खत्म हो गया। इनके ब्लॉक ही एक एक ऑर्डर के थे बस, समझ रहे हो? यहाँ पे जो जॉर्डन ब्लॉक्स हैं वो ऐसे दिख रहे हैं, एक जॉर्डन ब्लॉक ये है, एक जॉर्डन ब्लॉक ये है, एक जॉर्डन ब्लॉक ये है, और एक जॉर्डन ब्लॉक ये है। जॉर्डन ब्लॉक में जगह तो होनी चाहिए। एक और करते हैं, फिर समझ आ जाएगा तुम्हें, जिसमें हमें 1 भी लिखना पड़ेगा। एक और देखो, जैसे कि मान लो ये है 1 1 1 -3, 1 1 1 -3, 1। इसकी आइगन वैल्यूज देखो क्या होगी, इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी देखो। अगर मैं इसकी आइगन वैल्यूज निकालूं, इसकी आइगन वैल्यूज क्या आएंगी? डायगोनल के अंदर क्या आएगा? 0 आएगा, और बाकी सारे भी 0 ही हैं, तो सारी आइगन वैल्यूज 0 ही है। तो अगर फॉर मैं लैम्डा इज इक्वल टू 0 की बात करूं, लैम्डा इज इक्वल टू 0 के लिए अरिथमेटिक मीन कितना होगा? अरिथमेटिक मीन 4 होगा। लैम्डा इज इक्वल टू 0 के लिए जो अरिथमेटिक मीन है वो कितना होगा? 4 होगा। क्या ये बात समझ आ गई? अब इसके लिए ज्योमेट्रिक मीन और देखेंगे, तो इसका ज्योमेट्रिक मीन कितना आएगा बताओ। अगर इसका जीएम निकालेंगे तो इसका जीएम आएगा कितना? रैंक तो इसकी 1 है, 4 में से 1 घटाओगे तो इसका जीएम आ जाएगा 3। इसका जीएम कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब 4 के पार्टीशन करो,
4 का पार्टीशन एक तो 4 होगा, एक 3 प्लस 1 होगा, एक 2 प्लस 2 होगा, एक क्या होगा 2 प्लस 1 होगा, और एक क्या होगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। हमारा जीएम कितना आया है? 3 आया है। हमारा जीएम कितना आया है? 3 आया है। तो हमें फिर कौन सा पार्टीशन सिलेक्ट करना है? हमारा पार्टीशन फिर ये वाला है। अगर बाई चांस जीएम 2 आ जाता, फिर बाई चांस जीएम 2 आ जाता तो कल हमारा वो तो फेल हो गया था, क्या बोलते हैं, मिनिमल पोलिनोमियल निकालने का तरीका तो फेल हो गया था, कल हमने देखा था। पर यहाँ पे अगर जीएम 2 आ जाता तो 2 पार्टीशन बनते, तो जेसी फॉर्म भी फिर 2 हो सकती थी, या तो ये वाली या ये वाली। हम लिख देते कि या तो जेसी फॉर्म यहाँ से बन जाएगी या यहाँ से बन जाएगी, दोनों जेसी फॉर्म बना देते, है ना। उसको ये मत ये नहीं कहेंगे कि भाई हम बता नहीं सकते, तो इनमें से कोई भी हो सकती है जेसी फॉर्म। पर अब हमारे पास ऐसी समस्या है नहीं, 3 वाला सिर्फ एक ही पार्टीशन है। तो इसके जॉर्डन ब्लॉक्स कौन कौन से आएंगे? एक तो दूसरे ऑर्डर का 0, एक फर्स्ट ऑर्डर का 0, एक फर्स्ट ऑर्डर का 0। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? तो अब इसका जो जेसी फॉर्म जब हम लिखेंगे तो इसकी जेसी फॉर्म कैसी दिखेगी बताओ? एक तो ब्लॉक दिखेगा 2 ऑर्डर का, एक ब्लॉक दिखेगा 1 ऑर्डर का, और एक ब्लॉक दिखेगा 1 ऑर्डर का। कुल मिला के मैट्रिक्स तो 4 क्रॉस 4 की ही बनेगी, क्योंकि यहाँ पे 2 क्रॉस 2 का आएगा, है ना। अब देखो, अब जब तुम 2 ऑर्डर का एक 0 का ब्लॉक बनाओगे, 2 ऑर्डर का 0 का ब्लॉक, तो 0 0 ये 2 का ब्लॉक बनाया तुमने। अब इसके लिए एक पोजीशन यहाँ पे खाली हुई ना, तो यहाँ मैं 1 लिख दूंगा। यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? 1 लिख दूंगा, क्योंकि ये 2 ऑर्डर का ब्लॉक था, इसके लिए एक जगह यहाँ पे खाली थी, है ना। फिर बाकी सारे एलिमेंट 0 होंगे। अब इसके बाद ये ब्लॉक एक ही ऑर्डर का है, तो सिर्फ एक ही पोजीशन आएगी। ये वाला ब्लॉक भी सिर्फ एक ही ऑर्डर का है, तो एक ही पोजीशन आएगी, बाकी एलिमेंट्स सारे 0। तो ये इसकी जैसी फॉर्म हो गई। यहाँ पे एक ब्लॉक तो ये बना ताकि तुम समझ जाओ, एक ब्लॉक ये बना और एक ब्लॉक ये बना। बोलो, अब बात क्लियर हो गई? बिल्कुल दीपिका, क्या अब ये बात क्लियर हो गई? अब कुछ यहाँ से बातें हैं, क्या कहता है? ए मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल, ए मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल if and only if it has Jordan blocks, if and only if it has Jordan blocks equal to its order, if and only if it has Jordan blocks equal to order। एक मैट्रिक्स का जितना ऑर्डर होगा ना, अगर उसके उतने ही जॉर्डन ब्लॉक्स बने, मान लो मैट्रिक्स 4 क्रॉस 4 की है और उसके जॉर्डन ब्लॉक भी कितने ऑर्डर के, कितने जॉर्डन ब्लॉक्स आए? 4 ही जॉर्डन ब्लॉक्स आए, तो फिर हम कह देंगे डायगोनलाइजेबल। नहीं आए तो ये भी कहेंगे कि नहीं है। जैसे ये मैट्रिक्स 4 ऑर्डर की थी और इसके अंदर 3 ही जॉर्डन ब्लॉक बने, 3 ही जॉर्डन ब्लॉक बने, तो हम कह देंगे कि ये डायगोनलाइजेबल नहीं है। यानी कि जब ये वाली सिचुएशन मिले सबके अंदर तभी डायगोनलाइजेबल होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है। दूसरी बात, जो जीएम होता है ना तुम्हारा ज्योमेट्रिक मीन, वो हमेशा नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स के इक्वल ही होता है। ये तो तुम्हें दिख ही रहा है, ये तो इसी का तो हम यूज कर रहे हैं भाई। जितना जीएम आ रहा है उतने ही तो जॉर्डन ब्लॉक्स बना रहे हैं, जितना जीएम आ रहा है उतने ही तो जॉर्डन ब्लॉक्स बना रहे हैं, समझ रहे हो? जितना जीएम आ रहा है उतने ही जॉर्डन ब्लॉक्स बनाए हमने, ना कम बनाए ना ज्यादा बनाए। तो ये दूसरी बात होगी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट, ये पूछा जा सकता है कि जॉर्डन ब्लॉक्स किसके इक्वल होते हैं, एएम के, जीएम के, या फिर एएम जीएम किसके इक्वल होता है। ये बात समझे? क्लियर हो गया यहाँ तक? बताओ। तो बस यही है, जॉर्डन ब्लॉक्स में हो गए जॉर्डन ब्लॉक्स, तो क्या है। ठीक है, तो इतना ही कर लेते हैं। अब मैं कल इसके आगे का शुरू कर लूंगा, इनर प्रोडक्ट स्पेस। बोलो करना है आगे तो मैं करा देता हूँ, अगर कहोगे तो 2 लेक्चर का काम हो रहा है, या एक का कल ही निपटा दूंगा, अगर कहोगे तो कल इसको खत्म कर देंगे, या फिर अगर कहोगे तो कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, तुम जैसे कहोगे वैसे कर लेंगे। अगर एक लेक्चर और देना चाहो तो फिर इसका इनर प्रोडक्ट स्पेस भी हो जाएगा, और शायद मैं क्वाड्रेटिक फॉर्म्स भी डिस्कस कर दूँ, थोड़ा थोड़ा कर लेंगे ऊपर से अगर कहोगे तो। नहीं तो फिर मैं कोई नया टॉपिक शुरू कर लूंगा, जैसे कि सीक्वेंस सीरीज या वेक्टर कैलकुलस, है ना। बताओ, और करना है तो और कर लेंगे, एक लेक्चर 10 हो जाएंगे फिर पूरे लेक्चर इसके। करना है इनर प्रोडक्ट, चलो तो फिर इनर प्रोडक्ट भी कर लेंगे, ठीक है। चलो तो ठीक है, फिर अब मिलेंगे हम कल। बाय, टेक केयर, सी यू, गुड नाइट। कल इनर प्रोडक्ट करेंगे।